हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एवरेस्ट एकेडमी पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन पर, यानी पुराने पेपर पर डिस्कस करेंगे, जो कि 28 दिसंबर 2022 का पेपर है। ये क्लास आपके सीटेट एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है। ऑप्शन ए प्रारंभिक बाल्यावस्था, ऑप्शन बी माध्यमिक बाल्यावस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो इसमें पूछा है बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। तो बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का जो समय होता है वो होता है किशोरावस्था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किशोरावस्था की एज होती है 11 से 18 वर्ष। 18 वर्ष। और यही वो अवस्था होती है जिसमें बालक अपने करियर के बारे में भी सोचने और समझने लगता है। किशोरावस्था में क्या होता है कि किशोरावस्था बाल्यावस्था से वयस्कता तक एक जैविक सामाजिक संक्रमण है जो 11 से 18 वर्ष की आयु के बीच होती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसके लिए स्थूलगामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, ऑप्शन बी पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, ऑप्शन सी सुई में धागा डालना, ऑप्शन डी चलना और दौड़ना। तो स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत कौन सी क्रियाएं आती हैं वो पूछा है। तो स्थूलगामक कौशल वे क्रियाएं होती हैं जिसमें बालक अपने हाथ पैर या पूरे शरीर के जरिए कार्य करता है, वो कहलाती हैं स्थूलगामक कौशल क्रियाएं। जैसे कि घुटने के बल चलना, दौड़ना, कूदना, ये सभी स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, चलना और दौड़ना। जैसे कि ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, सुई में धागा डालना, ये तीनों जो हैं वो आती हैं सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत। सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत। और स्थूलगामक कौशल के अंतर्गत आता है चलना और दौड़ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिकरण की प्रथम संस्था है। ऑप्शन ए परिवार, ऑप्शन बी स्कूल, ऑप्शन सी दोस्त, ऑप्शन डी मीडिया। तो सामाजिकरण की प्रथम संस्था पूछा है, जो कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर परिवार। परिवार के वे सदस्य जिनके साथ बच्चे जन्म से ही अंतःक्रिया करते हैं वही उनके सामाजिकरण की प्रथम संस्था कहलाती है, जो कि है परिवार। और स्कूल, दोस्त, मीडिया, ये तीनों जो हैं वो सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था हैं। द्वितीयक संस्था। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती हैं। ऑप्शन ए जीववादी सोच, ऑप्शन बी पदानुक्रमित सोच, ऑप्शन सी केंद्रीकरण, ऑप्शन डी वर्गीकरण। तो इसमें पूछा है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्योंकि गुड़िया और कार जो है वो एक निर्जीव चीज है, और ये बोला है कि इसमें सजीव गुण होते हैं, तो वो क्या कहलाती है। तो वो कहलाती है ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर जीववादी सोच। अब आपको बताएं कि जीववादी सोच क्या होती है। जीववादी सोच वह सोच होती है जो कि निर्जीव वस्तु को सजीव प्राणी के रूप में दर्शाती है, जिसमें पियाजे की पूर्व संक्रियावस्था को दर्शाया गया है, जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष। एग्जाम्पल है कि 2 से 7 वर्ष के बीच का जो बच्चा होता है वो खेलते खेलते जमीन पर गिर के रोने लगे तो जमीन को डंडे से मारने या डांटने पर वह शांत हो जाता है, यही कहलाती है जीववादी सोच। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए 4 वर्षीय रिया लंबे और चौड़े 2 बर्तन में एक ही समय में समान मात्रा में पानी डालते समय बर्तनों की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती, क्योंकि यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि तर्क है, क्योंकि इसका जो कारण है वो है जीन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। तो सही विकल्प चुने। तो ये ऑप्शन दिए। इसमें आपको बता दें कि अगर आपका अभिकथन और
अभिकथन और कारक जो हैं वो दोनों अगर सही हो तो आपको सारे ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें अभिकथन भी सही दिया है और इसका कारण भी सही दिया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए पाड़, ऑप्शन बी पुनर्वलन, ऑप्शन सी अनुबंधन, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक द्वंद्व। तो संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना, क्योंकि बच्चों को जब जरूरत पड़ती है उनकी मदद करते हैं या उनको किसी प्रकार की हिंट देते हैं तो वो कहलाता है पाड़, जिसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। तो संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना जो है वो पाड़ का ही उदाहरण है, जिसे वाइगोस्की के अनुसार कि यदि कोई बालक को थोड़ा सहयोग मिल जाए तो वह दूसरे के स्तर को प्राप्त करते हुए सीख जाता है और ये बालक के लिए मचान का कार्य करती है। मचान ये आपको बड़ी याद रखना है कि पाड़ जो है वो बालक के लिए मचान का कार्य करती है। इस सहयोग की जरूरत जो है वो बालक के लिए सदैव नहीं होती है, बल्कि सिर्फ शुरुआत में होती है। इसे आधारभूत सहायता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। ऑप्शन ए सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन बी क्रिया प्रसूत अधिगम, ऑप्शन सी रटंत अधिगम, ऑप्शन डी निष्क्रिय अधिगम। तो बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोस्की के सिद्धांत का जो अनुप्रयोग है वो प्रस्तावित करता है सहयोगात्मक अधिगम को, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम वाइगोस्की का जो है वो छात्रों को सीखने के लिए एक दूसरे की सहायता पर केंद्रित है। जैसा कि वह सहयोगात्मक अधिगम वह अधिगम होता है जिसमें छात्र एक दूसरे से सीखते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करते हैं, वो कहलाता है सहयोगात्मक अधिगम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षानुसार कार्य करता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी पूर्व परंपरागत चरण, ऑप्शन सी परंपरागत चरण, ऑप्शन डी पश्च परंपरागत चरण। तो कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति जो है वो अपने व्यवहार के बजाय दूसरे की अपेक्षा के अनुसार कार्य करता है, तो वो किस चरण के अंतर्गत आता है ये पूछा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, परंपरागत चरण। तो आपको बता दें कि परंपरागत चरण जो है वो क्या, परंपरागत चरण में बालक जो है वो ये समझने लगता है कि उसके माता पिता और शिक्षक द्वारा उससे क्या अपेक्षा की जाती है तथा बालक दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करने लगता है, ये कहलाता है परंपरागत चरण। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 चरण दिए गए हैं, जिसमें से पहला चरण है पूर्व परंपरागत चरण, ये पहला चरण है। तो दूसरा चरण है परंपरागत चरण, ये दूसरा चरण है। और तीसरा है पश्च परंपरागत चरण, ये तीसरा चरण है। ये कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 चरण दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रगतिशील कक्षा परीक्षा केंद्रित होती है, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित होती है, ऑप्शन डी विद्यार्थी केंद्रित होती है। तो जो एक प्रगतिशील कक्षा है वो होती है विद्यार्थी केंद्रित। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा में विद्यार्थियों की योग्यताओं और सीखने की शैलियों को ध्यान में रखा जाता है, तो वो कहलाती है प्रगतिशील कक्षा। और इसमें कभी कभी पूछ देता है कि प्रगतिशील कक्षा जो होती है, प्रगतिशील शिक्षा जो है उसके जनक कौन है? प्रगतिशील शिक्षा के जनक, प्रगतिशील शिक्षा के जनक वो है जॉन डीवी। ये भी पूछ देता है एग्जाम में कि प्रगतिशील कक्षा के जो जनक है वो कौन है, तो प्रगतिशील शिक्षा के जो जनक है वो है जॉन डीवी। और एक प्रगतिशील कक्षा जो होती है वो विद्यार्थी केंद्रित होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? ऑप्शन ए भाषाई, ऑप्शन बी स्थानिक, ऑप्शन सी पारस्परिक अंतर्वैयक्तिक, ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक। तो रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पारस्परिक बुद्धि या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें स्वयं को समझने और किसी के विचारों, भावनाओं तथा इच्छाओं को प्रभावित करने तथा उसको जानने की विशेष क्षमता होती है, वो कहलाती है पारस्परिक या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। जैसा कि एनसीईआरटी के अनुसार हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की व्याख्या की है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन ए केवल क्षेत्रीय भाषा का, केवल हिंदी भाषा का, ऑप्शन सी केवल अंग्रेजी भाषा का, ऑप्शन डी बच्चों की मातृभाषा का। तो जैसा कि आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बच्चों की मातृभाषा को बताया गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बताया गया है कि 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है वो मातृभाषा, क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा के रूप में होनी चाहिए तथा आगे की कक्षाओं में मातृभाषा को बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 5 साल की वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? ऑप्शन ए जेंडर भूमिका में लचीलापन, ऑप्शन बी लिंग समता, ऑप्शन सी लिंग रूढ़िबद्धता, ऑप्शन डी लिंग प्रासंगिकता। जैसा कि इसमें बताया कि 5 साल की एक लड़की है जिसका नाम वैशाली है, उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। तो उसकी वैशाली की जो माँ है उसने उसको बोला कि फुटबॉल से केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए छोटी सी प्यारी सी गुड़िया लाऊंगी। माँ का जवाब क्या दिखाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, लिंग रूढ़िबद्धता। तो लिंग रूढ़िबद्धता जो है वो है कि जेंडर के आधार पर लड़कों तथा लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह बनाना एवं भेदभाव करना लिंग रूढ़िबद्धता को दर्शाता है, वो कहलाता है लिंग रूढ़िबद्धता। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, वही इसमें दर्शाया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों का नामीकरण व उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए अर्थपूर्ण सीखने को बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा, ऑप्शन बी बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा, ऑप्शन सी सभी बच्चों के अधिगम की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है, ऑप्शन डी बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। तो इसमें पूछा है कि बच्चों का नामीकरण करना और उन्हें अलग अलग वर्गों में बांटना वो क्या है? तो बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। जैसा कि क्योंकि सभी बच्चे जो होते हैं वो अपने आप में विशिष्ट एवं समान होते हैं, यदि उन्हें नामीकरण तथा अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाएगा तो उनमें एक दूसरे के प्रति हीन भावना उत्पन्न होगी जो उनके नैतिक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? ऑप्शन ए विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना। तो विद्यार्थी जो है उनकी एक दूसरे से तुलना करना, ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये तो हो नहीं सकता। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, बिल्कुल सही है। केवल शैक्षिक गतिविधियों के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना, केवल ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन, अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए ही क्या मूल्यांकन किया जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना। इस प्रणाली में मतलब जो है समावेश सतत व समग्र मूल्यांकन के जो मायने हैं वो है कि छात्र के विकास के समस्त पक्ष इसमें शामिल होते हैं एवं छात्र का इसमें चहुमुखी विकास होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर
जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? ऑप्शन ए योगात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन बी रचनात्मक मूल्यांकन, ऑप्शन सी मानकीकृत मूल्यांकन, ऑप्शन डी मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसमें पूछा है कि प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, इस शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, रचनात्मक मूल्यांकन। जैसे कि रचनात्मक मूल्यांकन वह मूल्यांकन होता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, और योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है? जो साल के अंत में किया जाता है, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जो कि इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, वो कहलाता है रचनात्मक मूल्यांकन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, ऑप्शन बी केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना, ऑप्शन सी बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना व उनका पृथक्करण करना, ऑप्शन डी खास जरूरतों वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना व सुनिश्चित करना कि उन्हें अलग संकाय में पढ़ाया जाए। तो एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की जो भूमिका है वो हर बच्चे को हर बच्चे के लिए समावेशी कक्षा में जो बच्चा होता है उसमें हर बच्चा बराबर होता है। जैसा कि एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होती है वो है कि प्रत्येक बच्चे में उसकी योग्यताएं और उसकी शक्ति के अनुसार अधिगम करने की जो क्षमता है वो सब में बराबर होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, बच्चों की विविध जरूरतों का पता लगाना व उनका ख्याल रखना, क्योंकि केवल कुछ खास विद्यार्थियों पर ध्यान देना। क्या समावेशी कक्षा में कुछ खास विद्यार्थियों पर ही ध्यान दिया जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को उनकी अकादमिक क्षमता के आधार पर पहचानना, ये भी बिल्कुल गलत है। खास जरूरत वाले बच्चों को विशेषज्ञ के पास भेजना, क्या जो कुछ खास बच्चे हैं उन्हीं को विशेषज्ञ के पास भेजा जाएगा और उन्हीं को पढ़ाया जाएगा और बाकी जो बच्चे हैं उनको नहीं पढ़ाया जाएगा? ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए? पहला है सभी विद्यार्थियों को स्वीकारना व सम्मान देना, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक विभिन्नताओं को अनदेखा करना, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, ये तो नहीं हो सकता। सुसंगत संप्रेषण बनाए रखना, बिल्कुल सही है। अप्रत्यक्ष निर्देश देना, ये भी गलत है, अप्रत्यक्ष निर्देश तो नहीं दे सकते। विद्यार्थियों को स्वायत्तता व लचीलापन देना, ये भी बिल्कुल सही है, तो पहला, तीसरा और पांचवा, तो पहला, तीसरा और पांचवा किस ऑप्शन में है? सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधिता है की विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए विविध तरह के दृश्यमिक प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, ऑप्शन बी कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी बहुत सी मूक फिल्में दिखानी चाहिए, ऑप्शन डी बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र हों वो देनी चाहिए। तो दृष्टिबाधिता है, एक बच्चा है जिसे देखने में परेशानी है, उसकी जरूरत के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कई प्रकार की स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे बालक उसे स्पर्श करके भली भांति समझ सके और उसके अधिगम में रुचि बढ़े। जैसे कि दृष्टिबाधित बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए मौखिक स्पष्टीकरण से जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसे देखने में परेशानी होती है तो उसे मौखिक चीज़ों से जोड़ना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है? ऑप्शन ए स्वलीनता, ऑप्शन बी अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, ऑप्शन सी पठन वैकल्य, ऑप्शन डी गुणज वैकल्य। तो सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती किसका अभिलक्षण है? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, स्वलीनता। स्वलीनता को बोलते हैं ऑटिज्म।
इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म। स्वलीनता एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चे समाज से दूरी बनाने लगते हैं तथा लोगों से बातचीत करने में खुद को असहज महसूस करते हैं। जैसा कि इसमें भाषा संचार समस्याएं शामिल होती हैं। जैसे बच्चा बोलता है तो उसे बार बार उसे दोहराना पड़ता है, वो कहलाता है स्वलीनता, जिससे कि जो कि सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण में चुनौती का अभिलक्षण है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शिक्षिका बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं। इसके माध्यम से वह बच्चों में को बढ़ावा देना चाहती है। ऑप्शन ए सृजनात्मकता, ऑप्शन बी रटना, ऑप्शन सी असहयोग, ऑप्शन डी अनुशासनहीनता। तो आपको बता दें कि रटना ये तो निगेटिव टैग वर्ड है, ये तो हो ही नहीं सकता। असहयोग ये भी नहीं हो सकता, अनुशासनहीनता ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर सृजनात्मकता। तो बता दें आपको कि सृजनात्मकता क्रिएटिविटी जो कहलाती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी, जो कि सृजनात्मकता द्वारा बच्चे जो है वो स्वयं करके सीखते हैं तथा स्वयं के किए कार्य से अनुभव प्राप्त करते हैं, वो कहलाती है सृजनात्मकता। जैसा कि इसमें बताया गया है कि एक शिक्षिका है वो बच्चों को विभिन्न रंगों वाली मिट्टी देकर उनसे कहती है कि उनके मन में जो आए वो बनाए। उसके माध्यम से बच्चा जो है अनुभव करेगा और कुछ ना कुछ सीखेगा, तो वो कहलाती है सृजनात्मकता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए शारीरिक कौशल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी सामाजिक कौशल, बिल्कुल सही है। ऑप्शन तीसरा है संज्ञानात्मक क्षमता, बिल्कुल सही है। चौथा है संवेगात्मक कौशल, बिल्कुल सही है। अमूर्त तर्क नहीं दे सकते। अमूर्त तर्क के बारे में जो बच्चा है वो 12 वर्ष की आयु में सोचना शुरू करता है, ना कि बचपन में। तो अमूर्त तर्क नहीं दे सकते, जो कि जिसे कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसकी एज होती है 12 वर्ष, तो ना कि बचपन में। इसमें पूछा है कि बचपन के प्रारंभिक सालों में किसके विकास पर ध्यान दिया जाएगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना ऑप्शन ए जानकारी के भंडारण व उपयोजन से होता है। ऑप्शन बी अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी इनाम व सजा के प्रयोग से होता है। ऑप्शन डी बारंबार वेदन तथा अभ्यास से होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है, तो जिसमें सहयोग और स्वतंत्र विचारों के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है, वो रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण तथा सीखने की प्रक्रिया है, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर अन्वेषण व अंतःक्रिया के द्वारा खोज की प्रक्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है के साथ मिलकर काम करती है, उसे इशारे देते हुए यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है, एक शिक्षिका है वो बच्ची को कुछ सहारे या हिंट देकर समझाना चाहती है, लेकिन वो बच्ची जो है वो उसमें असमर्थ है, के साथ वो मिलकर उसे इशारा देते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब बच्चे को हिंट देते हैं या किसी चीज का सहारा देते हैं, तो वो कहलाता है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर पाठ शब्द वाइगोत्स्की ने संकेत एवं इशारे प्रदान करने के लिए प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, एक शिक्षिका कक्षा से संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण से उदाहरण शामिल करती है, क्योंकि उसका कारण है, तर्क है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसा कि पहले ऐसे क्वेश्चन में आगे बताया था कि जब अभिकथन भी सही हो और उसका कारण भी सही हो, तो आपका सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा इज करेक्ट आंसर। क्योंकि इसमें एक शिक्षिका जो है कक्षा से संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण के उदाहरण को शामिल करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। बिल्कुल सही है, इसमें अभिकथन और कारण दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्न में से क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? ऑप्शन ए, समस्या को सही से पहचानना। ऑप्शन बी, समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना। ऑप्शन सी, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना। ऑप्शन डी, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। तो क्या पूछा है? बच्चे की समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना, स्थिर रहना। तो ना ही समस्या को सही से पहचानना, जब पहचान लेंगे तो समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी, ये तो हो ही नहीं सकता। समस्या को स्पष्टता से परिभाषित करना, जब समस्या को परिभाषित ही कर लेंगे तो समस्या में बाधा तो आएगी नहीं, ये भी नहीं हो सकता। पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्याओं के बारे में सोचना, जब समस्या के बारे में पहले से ही सोच लेंगे, समझ लेंगे तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी नहीं। इसमें पूछा है कि समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा। तो वस्तुओं के इस्तेमाल के पारस्परिक तरीके पर स्थिर रहना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन ए, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां विद्यार्थियों व शिक्षकों व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती हैं, क्योंकि उसका कारण है बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। सही विकल्प चुने। तो इसमें बता दें कि इसमें अभिकथन जो है उसमें बताया गया है विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां व त्रुटियां शिक्षकों व विद्यार्थियों को असफलता को दर्शाती हैं। ये तो गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा गलतियां होती हैं और वो गलतियों के द्वारा ही सीखते हैं, तो वो उनकी असफलता को नहीं दर्शाती है बल्कि उनकी सफलता को दर्शाती हैं। तो अभिकथन इसमें गलत हो गया। बच्चों में खुद को सोचने की क्षमता नहीं होती, ये भी गलत है, क्योंकि बच्चों में सोचने की क्षमता होती है और उनको लगातार निर्देश देने पड़ते हैं, ये भी गलत है। तो इसमें कारण भी गलत हो गया। तो जिसमें अभिकथन और कारण तर्क दोनों गलत हों तो उसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए और आर दोनों गलत हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? ऑप्शन ए स्मृति, ऑप्शन बी क्रोध, ऑप्शन सी प्यार, ऑप्शन डी भय। तो इसमें पूछा है कि कौन सा भाव नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर स्मृति। स्मृति भाव का अर्थ होता है उत्तेजना। भाव, ये जो भाव है इसका अर्थ होता है उत्तेजना, उत्तेजना, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। भावों में उथल पुथल, ये होता है भाव का अर्थ। और क्रोध, प्यार, भय ये हमारी भावनाएं हैं। ये तीनों जो हैं वो हमारी क्या है? भावनाएं, भावनाएं। ये तीनों जो हैं वो भावनाएं हैं। तथा स्मृति, स्मृति जो है वो भाव के अंतर्गत नहीं आती है। व्यक्ति द्वारा सीखी गई बातों को याद करना स्मृति के अंतर्गत आता है, क्योंकि किसी भी बात को जब बच्चा सीखता है या हम लोग सीखते हैं तो वो आता है स्मृति के अंतर्गत। तो इसमें पूछा कि भाव नहीं है तो वो है स्मृति, मेमोरी। मेमोरी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? ऑप्शन ए हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, ऑप्शन बी अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, ऑप्शन सी विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, ऑप्शन डी बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। तो प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बच्चों को सीखने में आनंद की अनुभूति को प्रोत्साहित करके। क्योंकि जब वो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ावा देगी तो वो बच्चों को प्रोत्साहित करेगी, ना ही तो उसमें प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, ना ही उसके व्यवहार जो करते हैं उसे, ना ही तो बच्चों को दंडित करेगी, ना ही प्रतिस्पर्धा में बढ़ावा देगी और ना ही हर एक प्रयास की प्रशंसा करेगी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता, में बाधा डालता है, से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी को सुसाधित करता है। तो बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम जो है वो सुसाधित करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
अरस्तु के अनुसार जैसा कि बताया उन्होंने कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, उसी के अनुसार है बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को सुसाधित करता है, ना ही तो उससे संबंधित है, ना ही तो उसमें बाधा डालता है, ना ही उसको प्रभावित करता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आए, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय कारक, ऑप्शन बी योग्यता की कमी, ऑप्शन सी कोशिश की कमी, ऑप्शन डी कठिन भाग्य। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण वह परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं ला सकी, जबकि वह विज्ञान में अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। तो उसका आरोपण किस कारक को है? पर्यावरणीय कारक, ये नहीं हो सकता। योग्यता की कमी, अगर योग्यता की कमी होती तो वो अच्छा प्रदर्शन कर ही नहीं सकती, ये भी नहीं हो सकता। कोशिश की कमी, क्योंकि उसकी कोशिश में कमी रही। कठिन भाग का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर रूही विज्ञान के विषय की परीक्षा में थोड़ा अधिक और कोशिश करती तो वह निसंदेह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कोशिश की कमी। तो आज की क्लास खत्म होती है यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ। तो बने रहिए आप लोग एवरेस्ट एकेडमी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।